Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear and sweet students, good morning and assalamu alaikum. This is the second Ashra of Ramzan, which is Maghfirah. God forgive all of our sins. आमीन. रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा एहतिताम को है. हमसे बहुत सी कोताहियाँ, गलतियाँ हो चुकी हैं. अल्लाह ताला हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें हिदायत पाने वालों में से कर लें. आमीन सुम्मा आमीन. This lecture is the continuation of waves, the third lecture of waves, which is about the superposition of waves and interference of waves. प्यारे तुलबा, इस लेक्चर्स में हम वेव के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज अपना तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लेक्चर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स के बारे में कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होती है और इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स फिर क्या होती है. तो सबसे पहले आते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. Superposition of waves, the combined effect of two or few waves of equal or slightly different amplitudes traveling in the same medium at a particular point in time is called superposition of waves. The combined effect of two or few waves of either equal amplitude or slightly different amplitude that are traveling in the same medium at a particular point and time is called superposition of waves. Combined effect यानी दो waves का जो नेट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, combined effect कहते हैं. जिस तरह 1 + 2 = 3, तो 3 is the combined effect of 1 + 2. तो इसी तरह दो या चंद वेव जो के बराबर एम्पलीट्यूड के हैं या स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड के हैं, अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं और एक पर्टिकुलर मुकाम पे ये मिले तो मिलने के बाद या एक दूसरे के असर को बढ़ा दे और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए या एक दूसरे के असर को घटा दे और उसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाए या कोई इन बिटवीन इफेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं. तो ये बात क्लियर होगी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए वेव्स का एम्पलीट्यूड या तो बराबर या स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए. अगर बहुत बिग डिफरेंस है एम्पलीट्यूड में तो वो सुपरपोजिशन नहीं करेगी. वेव की मुलाकात होनी चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट और उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो नेट इफेक्ट आता है, जो कंबाइंड इफेक्ट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं. जिस तरह के एक बंदा है, दूसरा बंदा है, दूर दूर है तो वो सुपरपोजिशन नहीं कर रहे, लेकिन जब आपस में करीब आ गए, हाथ मिला लिए, गले मिला लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज कहते हैं. इसी तरह अगर दो वेव ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग तो वो सुपरपोजिशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी मुकाम पे मिले तो एक दूसरे के असर को बढ़ा दें या एक दूसरे के असर को घटा दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन. असर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइट वेव है, हाई इंटेंसिटी की लाइट हासिल हो जाए, तेज़ इंटेंसिटी की लाइट हासिल हो जाए. असर घटाने का मतलब ये होता है कि अगर दोनों मिले वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर दें. इसी तरह साउंड वेव्स है, अगर दो साउंड वेव मिले और एक दूसरे का क्या कर दें, एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, तो वो क्या होता है, ये इसको फिर बाद में हम करेंगे. कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो बात ये होगी कि सुपरपोजिशन के लिए बस शर्त ये हो गया कि दो वेव्स जो होते हैं या तो सिमिलर एम्पलीट्यूड के होनी चाहिए या स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलनी चाहिए. और पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी सुपरपोजिशन जो है वो शुरू हो जाती हैं. और उसका दूसरा डिफिनीशन, व्हेन टू आर मोर वेव्स passes through the same medium at the same time, the resultant displacement at that point is the vector sum of all individual displacement of all wave pulses. इसको हम क्या कहते हैं, फिर सुपरपोजिशन. देखो
अगर दो या चंद एक वेव किसी मीडियम में या बहुत से वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले तो उन दोनों के अपने डिस्प्लेसमेंट होते हैं, और वो जब मिलते हैं तो उनसे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है वेक्टर सम, जिस तरह एक का ये होता है x1 है, दूसरे का x2 है, तो वेक्टर सम उसका क्या आएगा x1 प्लस x2, अगर दोनों पॉजिटिव उस पर हैं। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो x1 माइनस x2 आएगा। तो इस कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। यानी दो या चंद वेव की मुलाकात किसी ख़ास मकाम पे जो कि एक दूसरे के असर को या तो बढ़ा दे या एक दूसरे के असर को कम कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। इसके लिए देखो, कंसिडर टू वेव पल्सेस 1 and 2, ये जो दिखाई दिया है, मूविंग इन अ स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पर अपोजिट। ये देखो, एक वेव पल्स है 1, ये एक वेव पल्स है 2, ये वाला इधर आ रहा है, ये वाला इधर आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कहा था मिले, तो ये देखो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे ये मिलने जा रहे हैं। ये आया, तो उसका जो रिजल्टेंट आया वो देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इससे क्या आ गया? ये आ गया। दैट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इस जगह पे मिले, तो इस जगह पे मिलने के बाद इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये आ गया है। और इस पर्टिकुलर मुकाम पर जाने के बाद वे उसी तरह जाते हैं लेकिन अपोजिट है। ये देखो ये आ रहे हैं, इधर आ गया, और इधर जाने के बाद दोबारा उसी हालत में ये क्या करेगा? जाएगा। और ये आ रहा है, वेव पल्स 1 आ रहा है, तो ये क्या करेगा? उसी हालत में, यानी ये जो जहाँ पर मिले तो वहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट हो गया। कंबाइंड इफेक्ट की जगह के बाद एक वेव उसी तरह जाएगी जिस तरह आ रही थी, दूसरी वेव पल्स जो है उसी तरह जाएगी जिस तरह के पहले से आ रही थी। सो द टू वेव पल्स मीट एट अ पॉइंट and give a combined effect. This combined effect is the resultant sum of the two pulses, यानी 1 और 2 का resultant sum जो है वो ये है, combined effect है। The amplitude of the resultant wave in some special situation will increase and in other will decrease. बाद में कम होगी और बाद में ज़्यादा होगी, यानी ये जो resultant pulse है कभी उसका amplitude कम होगा और कभी ज़्यादा होगा, बाद में हम उस पर आ रहे हैं। For superposition, the waves either travel along the same direction और अपोजिट डायरेक्शन, यानी सुपरपोजिशन के लिए वेव सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। अब देखो, सपोज इन केस ऑफ मेनी वेव्स है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं और उसकी एम्पलीट्यूड y1, y2, y3 या x1, x2, x3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ले लिए y1, y2, y3, yn उसके एम्पलीट्यूड है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स जो आता है वो ये होगा कि वो विल बी द वेक्टर सम y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn, ये आ जाएगा आपके पास। दिस इज कॉल्ड लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ वेव्स मीट एट अ पॉइंट, द combined effect of their resultant displacement is called सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सी वेव मिले तो उसका जो कंबाइंड सम है डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या कहलाता है? लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। इट इज कॉल्ड लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो, ये तो सुपरपोजिशन की बात क्लियर हो गई कि दो वेव पर्टिकुलर मुकाम पे मिले, उस पॉइंट पे एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा जो या ज़्यादा होगा या कम होगा। ये वेव सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है, अपोजिट में भी जा सकती हैं। सुपरपोजिशन के लिए शर्त ये है कि या वेव बराबर एम्पलीट्यूड का हो या उसमें स्लाइटली एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो, तब करेंगे। अब सुपरपोजिशन के अपने टाइप्स हैं। किसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफियरेंस कहते हैं, जो बाद में अभी हम पढ़ रहे हैं। किसी को हम बीट्स कहते हैं, किसी को स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर्स। सो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सुपरपोजिशन के टाइप्स हैं, और वो टाइप्स जो हैं इंटरफियरेंस भी हो सकते हैं, और वो टाइप जो हैं बीट्स भी हो सकते हैं, और वो स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स भी हो सकते हैं। सो
कंडीशन भी क्लियर हो गई कि वेव आपस में सेम एम्पलीट्यूड के हो या स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड के हो, तो तब जो है सुपरइम्पोज करेंगे, अदरवाइज नॉट. नाउ कम टू वन ऑफ द टाइप of superposition of waves which is interference of waves. अब हम आते हैं सुपरपोजिशन का एक टाइप जिसको हम इंटरफियरेंस कहते हैं. अगर ये साउंड का है तो साउंड वेव्स कहलाएंगे, अगर ये लाइट का है तो ये लाइट वेव कहलाएंगे. दोनों के लिए एक जैसा है, लेकिन साउंड को साउंड की फॉर्म में और लाइट को लाइट की. तो इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स, interference of the superposition of two or few monosonic or monochromatic. अगर साउंड है तो मोनोसोनिक कहोगे, अगर लाइट है तो मोनोक्रोमेटिक कहोगे. waves traveling in the same medium along the same direction at a particular time at particular place that either increases or decreases the intensity of sound or light at a point is called interference of साउंड वेव्स आर लाइट वेव्स. अगर हम साउंड का कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, द सुपरपोजिशन ऑफ टू आर फ्यू मोनोसोनिक वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम along the same direction at a particular time in particular place that either increases or decreases the intensity of sound waves at that point is called interference of sound waves. मोनोसोनिक का मतलब है कि एक ही वेवलेंथ, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही एम्पलीट्यूड. यानी इंटरफियरेंस के लिए शर्त ये हो गया कि जो वेव्स इंटरफियर कर रहे हैं वो दो या चंद एक होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा से क्लियर इंटरफियरेंस आपको नहीं मिलेगी, होगी लेकिन क्लियर नहीं होगी. दो या चंद एक साउंड वेव्स जो कि एक पर्टिकुलर मुकाम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम पे मिलते हैं और वहाँ पर या एक दूसरे का असर बढ़ा देते हैं और आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देता है, या एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देता है और आपको आवाज़ सुनाई नहीं देता, तो वो क्लियर इंटरफियरेंस कहलाता है. तो साउंड के लिए मोनोसोनिक. अगर हम ये लाइट के लिए करें तो चैप्टर 9 में हमें दोबारा नहीं जाना पड़े. चैप्टर 9 में इंटरफियरेंस ऑफ लाइट है तो वो यहाँ पर हो जाए. अगर लाइट के बारे में तो आप क्या करोगे, द सुपरपोजिशन ऑफ टू आर फ्यू monochromatic waves traveling in the same medium along the same direction at a particular time in particular place that either increases or decreases the intensity of light waves at a point is called interference of light waves. अगर ये लाइट वेव्स है तो मोनोसोनिक की जगह आपने मोनोक्रोमेटिक का लफ्ज़ लगाना है और साउंड की जगह आपने लाइट का लफ्ज़ लगाना है, बाकी वही चीज़ें हैं. यानी अगर दो लाइट वेव्स या चंद एक लाइट वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम पे मिले तो वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, यानी तेज़ लाइट आपको नज़र आए, या एक दूसरे की इंटेंसिटी को कमज़ोर कर दे, ख़त्म हो जाए लाइट, तो ये क्या कहलाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट कहेंगे. इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. तो इंटरफियरेंस के लिए ये है कि टू वेव्स मस्ट बी या फ्यू वेव मस्ट बी ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, एक तरह की होनी चाहिए, एक ही रंग की होनी चाहिए. मोनोक्रोम का मतलब है सिंगल कलर. अच्छा जी, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम रीजन ऑफ इलास्टिक मीडियम इज इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव्स. या सुपरपोजिशन ऑफ वेव कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव करे, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव करे. यानी पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पर हाई इंटेंसिटी, बी पर लो, सी पर हाई, डी पर लो. तो अगर ए पर हमेशा हाई, बी पर हमेशा लो, सी पर हमेशा हाई और डी पर हमेशा लो यानी साउंड मिले, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी स्टेशनरी इंटरफियरेंस पैटर्न इसको कहते हैं कि ए पॉइंट पे जाते हो तो हमेशा सुनाई देता है आवाज़, बी पे जाते हो नहीं सुनाई देता, सी पे जाते हो फिर सुनाई देता है, डी पे जाते हो फिर नहीं सुनाई देता. तो जब भी आप ए पे जाते हैं सुनाई देता है, बी पे जाते हो नहीं सुनाई देता, इस तरह सी पे जाते हो सुनाई देता है, डी पे जाते हो नहीं सुन, तो उसको हम स्टैंडिंग स्टेशनरी इंटरफियरेंस पैटर्न कहते हैं. और ये तब होता है जब सोर्सेस क्या हो, कोहेरेंट हो, यानी कांस्टेंट फेज को मेंटेन रखे, पर्टिकुलर प्लेस पे बढ़ा दे और पर्टिकुलर प्लेसेस पे आवाज़ को घटा दे, ये कांस्टेंट फेज कहलाता है. इसको हम क्या कहते हैं, फेज कोहेरेंसी कहते हैं, यानी फेज कोहेरेंट सोर्स, फेज कोहेरेंट सोर्स कहते हैं उसको.
अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. When two or few identical sound waves of constant phase relationship are propagating through a certain region of space in the same direction, they reinforce each other at a point while cancel the effect of each other at other points. This phenomena of superposition of wave is called interference of sound. इसी तरह अगर हम साउंड की जगह लाइट कर दें तो फिर हम उसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहेंगे. यहाँ पर व्हेन टू आर फ्यू आइडेंटिकल साउंड वेव्स की जगह अगर हम लाइट वेव्स कर दें, बाकी चीज़ें वही होगी, यानी साउंड को लाइट से रिप्लेस करते जाएं, तो इसको फिर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहेंगे. वही बात जो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन की, किसी जगह पे ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, किसी जगह पे कम होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहेंगे. अगर ये साउंड है तो साउंड की इंटरफेरेंस कहलाएगी, अगर ये लाइट है तो वो लाइट की इंटरफेरेंस कहलाएगी. दैट विल बी कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सो अब हम आते हैं कंडीशन टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड स्लेश लाइट. ठीक है, साउंड या लाइट, इसमें दोनों यानी हम इकट्ठा कर रहे हैं चैप्टर 9 में, पर लाइट का दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा जी, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कब होगी, उसके लिए मंदरजा झेल कंडीशंस है. अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो तब जो है इंटरफेरेंस ये है. द सोर्सेज मस्ट बी फेज कोहेरेंट, i.e. they must maintain a constant phase to get a stationary interference pattern. Constant phase का मतलब मैंने समझाया कि वेव्स तो बहुत ज़्यादा जगह पर पर्टिकुलर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव कर रही, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव कर रही है, और हर कंस्ट्रक्टिव वाली पे कंस्ट्रक्टिव हो हर वक्त में, और डिस्ट्रक्टिव पे हर वक्त डिस्ट्रक्टिव हो, तो वो कांस्टेंट फेज सोर्स. अगर वो मूव कर रही हैं, यानी पहले जिस जगह पे आप उसको आवाज़ सुनाई देती है, दोबारा जाते तो नहीं सुनाई, तो वो फेज कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है. यानी जिस जगह पे आपको पहले आवाज़ सुनाई देती थी, जब भी आप उधर जाते हो आपको हमेशा उधर आवाज़ सुनाई देती, तो उसका मतलब है कि एक कांस्टेंट फेज मेंटेन रखा हुआ है, उसी पॉइंट पे वो कंस्ट्रक्टिव कर रहा है जो दो वेव्स मिल रहे हैं, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हैं तो वहाँ पर हमेशा आपको डिस्ट्रक्टिव मिल रही हैं, तो उसको फेज कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. फेज कोहेरेंसी जो है दो एक जैसे सोर्सेज से हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है. मैंने क्या कहा, फेज कोहेरेंसी दो एक जैसे सोर्सेज से हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट फेज कोहेरेंसी फ्रॉम टू सिमिलर सोर्सेज, सेम frequency. For example, if I struck two tuning fork with a rubber pad like this, it's not necessary that both the prong will be given same. It by chance it can be done. By chance ये हो सकता है, लेकिन ये सेम रिस्पांस दोनों को नहीं मिलेगा एट ए टाइम, यानी थोड़ा सा इधर उधर उसमें होगा, अप डाउन उसमें होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें फेस कोहेरेंसी हासिल करना बड़ा मुश्किल काम होगा. इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल ट्यूनिंग फार्क को ले लेते हैं और उसकी वेव को दो हिस्सों में बांट देते हैं और उसको फिर इंटरफेरेंस करने दे देते हैं, तो उससे फेस कोहेरेंसी हासिल होती है. यानी फेस कोहेरेंसी हासिल करने के लिए या तो हम वेव को एम्पलीट्यूड वाइज डिवाइड करते हैं या वेव फ्रंट वाइज डिवाइड करते हैं, एम्पलीट्यूड वाइज या वेव फ्रंट वाइज, जो बाद में हम करेंगे. तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि दो मसाजिद हैं, इमाम को कहा गया है कि 4 बजे दोनों एग्जैक्टली अल्लाह अकबर, दोनों 4 बजे अल्लाह अकबर कर लेते हैं, और नमाज में बाकी तो सारी चीज़ वही होती है, सूरत भी वही पढ़ना है, उसमें ये कहा जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है. अब ये ज़रूरी बात नहीं है कि दोनों ने एक जगह अल्लाह अकबर तो कर लिया, अब ज़रूरी नहीं कि एक रुकू में जाए उसी वक्त एन दूसरा भी रुकू में जाए, बाई चांस हो सकता है, बाई चांस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये बहुत कम. इस तरह जो ट्यूनिंग फार्क की मैंने मिसाल दे दी, तो अब वो दोनों मौलवी एक ही वक्त में रुकू में बाई चांस जा सकते हैं, तो लेकिन बहुत मुश्किल है कि दोनों एक ही वक्त में रुकू में जाए, दोनों एक ही वक्त में सजदे में जाए, हालांकि चीज़ें वही पढ़ रहे हैं, एक जैसे पढ़ रहे हैं. तो इसके लिए क्या किया जाता है, स्पीकर को बिल्कुल मिड में लगाया जाता है, इमाम एक, मसाजिद दो है, इक्वल डिस्टेंस पे है. अब जनाब इमाम अल्लाह अकबर, वो भी अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह अकबर, यानी दोनों को वो क्या ले आए, फेज़ में ले आए. तो एक सोर्स को दो हिस्सों में बांट दिया और उससे फेज़ कोहेरेंसी हासिल कर ली. तो बात ये हो गया कि फेज़
कांस्टेंट फेज को मेंटेन रखना चाहिए। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है वहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव हो, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पर हमेशा डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फेज मेंटेन रखना चाहिए, कांस्टेंट फेज कहलाते हैं उसको। Now come to the second point. The amplitude of the wave must be equal. The two waves must be equal in amplitude. This is firm condition for interference of waves. इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स के लिए दो वेव्स बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर एक सुरख है तो दूसरी भी सुरख होना चाहिए, अगर एक इंच है दूसरा भी 1 इंच होना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड हर लिहाज से ये एक जैसा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है इंटरफियरेंस के लिए? द साउंड वेव मस्ट बी आइडेंटिकल टू गेट क्लियर इंटरफियरेंस। आइडेंटिकल का मतलब है कि कान भी एक जैसा, नाक भी एक जैसा और आंखें भी एक जैसी, बस इसको आइडेंटिकल कहते हैं। यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, energy, they all should be similar. So that is what we call identical wave. चौथी बात, the path difference of the waves from the two sources must be small. Path difference of the waves from the two sources must be small. यानी जिसमें रास्ते का फ़र्क जो होता है, एक वेव आ रही है दूसरी वेव आ रही है, तो the path difference must be very very small. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल, i.e. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स रिजल्टेंट आइदर इन मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। यानी प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि तमाम वेव्स की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को या एड या सब्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे या नेगेटिव पे हैं, वो एड करते हैं। तो ये आपके पास है कि लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी ओबे होना चाहिए। द वेव मस्ट ट्रेवल अलोंग द सेम डायरेक्शन। इंटरफेरेंस के लिए ये भी शर्त है कि वेव्स को सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो दीज आर द क्लियर कट कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स टू टेक प्लेस। नाउ वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। Type of it. Number 1, constructive interference. Constructive interference. पहला टाइप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं तामीरी को। जिस तरह एक जा रहे हैं और आपका दोस्त आगे जा रहा है, अचानक किसी जगह पे मिले, हाय हुई और ये गले मिल गए और हाथ मिला लिए, तो कंस्ट्रक्टिव है, खुशी आ गई है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव। इसी तरह वेव्स में भी ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? द सुपरपोजिशन of two or few identical sound waves traveling along the same direction in the same medium at a point that strengthen or reinforces the effect of each other, resulting in increase in the intensity of sound, is called constructive interference of sound. दो एक जैसे साउंड वेव, दो या चंद एक जैसे साउंड वेव जो पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम पे मिले और उससे तेज़ इंटेंसिटी का साउंड पैदा हो जाए, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहते हैं। अगर यही चीज़ मैं कह दूं कि द सुपरपोजिशन ऑफ टू और फ्यू आइडेंटिकल लाइट वेव्स ट्रेवलिंग along the same direction in the same medium at a point that reinforces the effect of each other, resulting in increase in the intensity of light, is called constructive interference of light. क्या कर दिया मैंने? सिर्फ साउंड की बजाय लाइट लगा दिया, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाएगा। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है कि अगर आप कहें कि ये भी हो सकता है, दूसरा डिफिनीशन, व्हेन द कंप्रेशन of one wave join with the compression of another identical wave and rarefaction joins with another rarefaction of the identical wave, the resultant wave will be of larger compression and larger rarefaction. That is what we call constructive interference. अगर ये साउंड का है तो ये साउंड का होगा, और यानी कंप्रेशन से मिले, रेयरफेक्शन से मिले, तो जो नेट या कंबाइंड वेव बन जाएगी आपके पास, बड़ा कंप्रेशन होगा, बड़ा रेयरफेक्शन होगा, यानी हाई प्रेशर वाली साउंड वेव बन जाएगी, हाई इंटेंसिटी वाली साउंड वेव। तो आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, तेज़ आवाज़। दूसरे अल्फाज में, अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पे पड़े और ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पे पड़े, या
एक वेव का कंप्रेशन दूसरे के कंप्रेशन से मिले, रेयरफेक्शन से मिले, तो जो कंबाइंड वेव होगी वो लार्जर एम्पलीट्यूड की होगी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर ये साउंड है तो तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, और अगर ये लाइट है तो लाइट जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये मतलब है इसका। ये देखो साउंड में देख रहे हो, ये रेयरफेक्शन है, ये रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। तो देखो ये जो है इनका कंबाइंड जो आ गया है आपके पास, ये देखो कंबाइंड ये आ गया, ये हाई कंप्रेशन है, ये देखो ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है। इसी तरह जो है बड़े कंप्रेशन और बड़े रेयरफेक्शन पे ये मुश्तमिल है। इसी तरह देख रहे हो ये एक वेव है, इस एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे पड़ रहे हैं, देख रहे हो, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे, और ये ट्रफ पे पड़ रहे हैं, ये देखो फिर क्रेस्ट पे पड़ रहा है। तो जो कंबाइंड वेव आ गई है, ये देख रहे हो, ये देखो बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव आ गई। क्या आ गई है? बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस का होना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ज़ीरो होना चाहिए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए। क्या मतलब है? अगर एक वेव इधर से जा रही है, दूसरी भी इधर से जनरेट हो रही है, तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो गया दोनों के दरमियान। क्या हो गया? पाथ डिफरेंस दोनों के दरमियान क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अगर एक वेव इधर से जा रही है, दूसरी इधर से जा रही है, और ये पाथ डिफरेंस का लेमडा है, इधर मिलती है सुपरपोजिशन, जहाँ पर मुलाकात होती है वहाँ से स्टार्ट होती है, अलग अलग नहीं होती। सिंगल वेव से सुपरपोजिशन नहीं होती, सिंगल वेव से इंटरफियरेंस नहीं होती। ये वेव आ रही जब इधर इसके साथ मिली तो मिलने वाली जगह से इंटरफियरेंस आपकी शुरू हो जाती है। तो बस ये क्लियर बात होगी कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, या इन पाई होना चाहिए या इन लेमडा, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस या 0 हो या लेमडा हो या 2 लेमडा हो या 3 लेमडा हो और आइडेंटिकल वेव्स हो, तो उससे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगी। आपका अगर साउंड है तो तेज़ इंटेंसिटी का साउंड मिलेगा, और अगर लाइट है तो तेज़ इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी। तो ये थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, यानी जो तामीरी है। एक है दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, डिस्ट्रक्टिव, एक दूसरे के असर को ज़ायल करने वाली जो है इंटरफियरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। जिस तरह आपका दुश्मन आगे जा रहा है, आप उसके पीछे, एक दूसरे पे नज़र पड़ी तो आप एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर लेते हैं। मतलब ये मतलब हो, ये क्या होगी? ये सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन होगी। इसी तरह अगर दो वेव्स या चंद एक वेव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं और वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और आवाज़ की इंटेंसिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, या लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं। तो द सुपरपोजिशन ऑफ टू आर फ्यू आइडेंटिकल साउंड वेव्स, अगर हम साउंड का कर रहे हैं, आइडेंटिकल साउंड वेव्स ट्रेवलिंग along the same direction in the same medium at a point that cancels the effect of each other, resulting in decrease in intensity of sound or light is called destructive interference of sound waves or light waves. बस क्लियर है, साउंड की जगह लाइट लगा दो तो फिर वो लाइट के लिए हो जाएगा, बाकी कुछ उसमें नहीं है, बाकी दोनों एक जैसे हैं। सो when the compression of one sound wave joins, या दूसरा ये when the compression of one sound wave joins the rarefaction of another identical sound wave, resulting in a wave of almost zero amplitude and no sound is being heard, that is what we call destructive interference of sound. इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ साउंड कहते हैं। ये देखो, अगर एक ट्यूनिंग फार्क आगे जाता है तो कंप्रेशन छोड़ता है, दूसरा वाला पीछे आता है तो रेयरफेक्शन, तो ये कंप्रेशन बजाय आगे जाने के इधर लो प्रेशर जोन है, इधर आएगा तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, आपका जो कंप्रेशन डाइल्यूट हो जाएगा। और अब जब ये इधर जाता है, ये वाला हाथ आगे जाता है, ये पीछे आ जाता है, जब ये पीछे आता है तो इधर कंप्रेशन, इधर रेयरफेक्शन है, तो बजाय ये कंप्रेशन आगे जाने के ये क्या कहता है? इधर आ जाता है, तो इधर जो है यूं जाते हैं और आपके कान में आवाज़ नहीं आती। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ, क्या कहते हैं? साउंड या लाइट कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, या तो n लेमडा बाई n पाई बाई 2 होना चाहिए, या n प्लस हाफ लेमडा होना चाहिए, n प्लस हाफ लेमडा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल
ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए, या ठीक है ना, ये है आपके पास n प्लस हाफ लेमडा दैट इज। तो ये बात क्लियर हो गई कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या तो लेमडा बाई 2 या 3 लेमडा बाई 2 या 5 लेमडा बाई 2, यानी आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेव लेंथ होना चाहिए, आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेव लेंथ होना चाहिए, यानी या तो या तो लेमडा बाई 2 होना चाहिए 1 लेमडा बाई 2, या 3 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई 2 होना चाहिए, या 5 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई 2 होना चाहिए। तो ये आड इंटीग्रल या n पाई बाई 2 होना चाहिए, जबकि n 0 1 2 3 उसके बराबर हैं। ये आपके पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि एक दूसरे को। अब प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। मैंने इससे पहले लेक्चर में यानी इसी लेक्चर के पहले वाले सेक्शन में ये आपको बताया कि दो एक जैसे सोर्सेज से फेस कोहेरेंसी हासिल करना जुए शेर लाने की मुतरादिफ है। मौलवियों की मिसालें भी दी थी, वो भी दे दी, सब कुछ दे दी। इस पर हमने क्या कहा कि एक सोर्स की वेव को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं और उसको इंटरफियरेंस करने दिया जाता है। सो हमने कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन फेस कोहेरेंसी from two identical sound sources. For this purpose, a wave from a single sound source is divided into two parts. ये division of amplitude हो गया and allowed to interference with each other. हमने कहा था कि वेव को या तो एम्पलीट्यूड वाइज डिवाइड करते हैं या वेव फ्रंट। ये देखो एक वेव आ गई, दो हिस्सों में बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, उसका चेंज हो गया, तो एम्पलीट्यूड वाइज हमने डिवाइड कर दी। ये देखो इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, फॉर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव्स कंसिडर क्वैंकीज ट्यूब, जो कि आपको दिखा दिया गया नीचे, एक्सप्लेन करेंगे। अ साउंड वेव फ्रॉम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क enters a tube 8 opening S and is divided into two parts. ये देखो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ओपनिंग एस है, यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क को स्टक किया जाता है रबर पेड़ से और उसकी वेव को फिर अंदर दाखिल होने दिया जाता है इस पे। तो एक वेव जाती है पाथ 1 पे, ये देखो ये पाथ 1 है, दूसरी वेव जाती है पाथ 2 पे। पाथ 2 जो है वो एडजस्टेबल है, यानी उसमें स्लाइडिंग पाइप है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पाथ 1 जो है वो क्या है, वो फिक्स है। पाथ 1 क्या है, फिक्स है। तो one part of the sound waves travel through path 1 and the another through path 2. Path 2 is adjustable. The path difference between two waves to reach opening R जो है वो उससे आ जाती है। ये क्या कहती है, एडजस्टेबल है। और path difference between the two waves to reach R is ये देखो ये R है, ये ओपनिंग है। path difference, एक रास्ता path 1 है, ये इधर आ जाता है, और एक रास्ता पाथ 2 है, वेव इधर आ जाती है। ये देखो कर्सर को देख रहे हो, तो दो रास्तों से आती है। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ 2 माइनस पाथ 1, या क्या होगा SBR। ये देखो S और कर्सर को देखो BR, और या SAR या RAS, ये पाथ डिफरेंस है। अब अगर हम इस तरह कर ले कि पहले ये पाथ 1 और पाथ 2 आपस में बराबर हैं, when path 2 is equal to path 1, तो फिर path difference जो है वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। and the two compression reaches at R at the same time and hence constructive interference take place. A sound with high intensity is heard. दोनों पाथ बराबर है तो यहाँ से कंप्रेशन आएगा और यहाँ ये ज्वाइन करेंगे, दोनों कंप्रेशन इधर आएंगे तो इधर R पे आपके पास क्या होगा, हाई इंटेंसिटी का साउंड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, हाई इंटेंसिटी का साउंड, तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देगा। अब हम पाथ 2 को थोड़ा चेंज करते हैं, स्लाइड करते हैं। जब स्लाइड नाउ मूव द एडजस्टेबल पाइप इज बी आर स्लोली अंटिल द साउंड एट आर इज डिसअपियर्स एंड हेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। ये कब होगा, स्लाइटली हम ले जा रहे हैं। जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाएगा तो इधर पाथ 1 का इधर कंप्रेशन होगा और पाथ 2 का इधर रेयरफिक्शन होगा।
तो बजाय कंप्रेशन इधर आर की तरफ आने के वो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि इसको लो प्रेशर जोन इधर पाया जाता है। उसके लिए इसके लिए क्या होता है, लो प्रेशर जोन। जिस तरह पानी आता है ना, इब्तिदा में पानी सीधा जाएगा, इधर सुराख से नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी के लिए आगे खाली जगह है, और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि अगर पाथ डिफरेंस λ/2 हो तो यहाँ की कंप्रेशन इधर होगी, आर पे होगी, और इधर वेव 2 का जो है, जो पाथ 2 पे आ रही है, वो उसका रेयरफेक्शन होगा। तो ये कंप्रेशन बजाय नीचे आने की सीधा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा। और इसी तरह जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। सो व्हेन द पाथ डिफरेंस बिकम λ/2 तो फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। इसी तरह फिर आप जो है एडजस्ट करते जाओ पाथ को, और पाइप को मूव करते जाओ। मूव अगेन द एडजस्टेबल पाइप अनटिल अ लार्ज साउंड इज़ हर्ड। ये कब सुनाई देगा, जब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ 2 माइनस पाथ 1 ये λ के बराबर हो जाएगा, और आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। लाउड sound will be hard, loud sound will be hard. So thus by adjusting the movable section, sometime we hear loud sound and sometime no sound. Hence in general, if path difference is equal to n lambda, constructive interference will take place. If path difference is equal to n plus half lambda or 2n plus 1 होल λ/2 तो वो भी पॉसिबल हैं, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव, देन नो साउंड विल बी हर्ड। फिर क्या होगा, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये है आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों का एक्सप्लेन कर दिया मैंने। लाइट के लिए भी यही कंडीशन है और साउंड के लिए भी यही है। तो बस क्लियर बात ये होगी कि इंटरफेरेंस कब होगी, दो वेव्स या चंद एक वेव मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल आस्पेक्ट, दे मस्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दे मस्ट ओबे लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और क्लियर इंटरफेरेंस कब होगी, अगर पाथ डिफरेंस या लिम्डा हो या ज़ीरो हो या लिम्डा हो या 2 लिम्डा हो या 3 लिम्डा हो तो क्लियर कंस्ट्रक्टिव होगी। और अगर पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 तो क्लियर डिस्ट्रक्टिव होगी, क्लियर डिस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी बढ़ती है, डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। अब हम आते हैं चंद एक MCQs इस पे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव विल टेक प्लेस ओनली इफ द वेव डिफर्स इन एम्पलीट्यूड्स स्लाइटली, ग्रेटली, बोथ A एंड B, नन। तो हमने ऊपर क्लियर कर दिया कि स्लाइटली अगर दो वेव्स की एम्पलीट्यूड में डिफरेंस हो, अगर एक जैसे हो तो फिर तो होगी, लेकिन अगर स्लाइटली डिफरेंट भी हो तो भी होगी, ये मतलब। द इंटरफियरेंस पैटर्न फ्रॉम सिंगल वेव कैन बी obtained बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली। यानी मैंने कहा था कि फेस कोहेरेंसी के लिए या तो एम्पलीट्यूड डिवीजन होगी या वेव फ्रंट होगी। तो आप देखो कि सिर्फ एम्पलीट्यूड की डिवीजन से हम इंटरफियरेंस हासिल करते हैं वेव की, या वेव फ्रंट से। तो हमारा जवाब क्या होगा, बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। यानी एम्पलीट्यूड से भी हासिल कर सकते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ लिया वो एम्पलीट्यूड का था, बाद में आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि वेव फ्रंट का भी आ जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो बाद में आएंगे चैप्टर 9 में। अ क्लियर इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स विल टेक प्लेस इफ द वेव्स आर फेज कोहेरेंट, आइडेंटिकल, मूविंग इन वन डायरेक्शन, all A, B एंड C। आपको अभी हमने ऊपर पढ़ाया all A, B एंड C। क्लियर इंटरफेरेंस कब होगा, वेव को फेस कोहेरेंट होना चाहिए, वेव को आइडेंटिकल होना चाहिए, वेव को सेम डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। Two similar waves traveling along same direction will interfere constructively if the path difference between them is n lambda, n pi। तो आपका जवाब क्या होगा, both A and B, both A and B, n lambda या n pi, because pi is equivalent to lambda, pi is equivalent to lambda। नेक्स्ट क्या होगा, two similar waves traveling along same direction will interfere constructively if the path difference between, oh sorry इसमें मैंने क्या कर दिया, हाँ ये दोनों मैंने कंस्ट्रक्टिवली किया है, will interfere constructively if the path difference, yes ऊपर वाला कंस्ट्रक्टिवली, will interfere यहाँ पर जो होता है डिस्ट्रक्टिवली का हम करेंगे, क्या करेंगे, ये डिस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली की बजाय क्या होगा, डिस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिवली के लिए आपको पता है, क्लियर आपको पता है कि
डिस्ट्रक्टिवली कब करेगा, अगर पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या होगा इसमें, ये देखो ये हो जाएगा, ये भी आता है, ये दोनों C और D दोनों आते हैं, C और D, C एंड D दोनों पॉसिबल है।